कौन गया? आगे क्लास बाहर गए, पानी वानी पीने गए आधे घंटे। देखिए ये हमारा काम नहीं है, ये खुद इंसान को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है संसाधन। क्या टॉपिक है भाई? और क्लास है हमारी 8, क्लास है हमारी 8 और है क्या हमारा संसाधन। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए मीन्स में बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग में आप लोग का यूजफुल रहेगा। और दूसरी अगर हम बात करें तो मैंने कल भी बोला था, जैसे कि हम 8th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 8th क्लास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मीन्स के लिए है। किसके लिए है? मीन्स के लिए है। पूरा 8th क्लास की जो बुक है वो मीन्स के आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आंसर वहीं से मिल जाएंगे पूरे, लेकिन आंसर राइटिंग में हेल्प करने की जो बात आती है वो 8th क्लास की NCERT आपको जो हमारी ज्योग्राफी की है वो हेल्प करने वाली है। लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो आप इसी सेगमेंट को आप इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हो, इसी सेगमेंट को आप ज्योग्राफी में तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन इनके जो सेगमेंट मिलेंगे वहीं उसी को आप हिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? जैसे कि हम संसाधन की बात करते हैं, रिसोर्सेज, ये संसाधन को आप लोग इकोनॉमी में खूब यूज़ करते हो। रिसोर्सेज क्या होते हैं इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, समझ लें, ऐसे ही रहना चाहिए सब कुछ, ठीक, वरना मैं उठा के बाहर कर दूँगी, ठीक। बहुत दिक्कतें क्रिएट होती हैं इससे, मैं लगातार बोलती जाती हूँ, जो समझना चाह रहे हैं सच में वो भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ संसाधन, ये हमारा एक टॉपिक है। मैंने बोला ये रिसोर्स, इसमें जो भी इसका मतलब होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली आप लोग रिसोर्सेज को देखते हैं, क्या होते हैं इकोनॉमिकली अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो क्या होते हैं? संसाधन, जिनसे हम पैसा कमाते हैं, सीधे सीधे वो सारे संसाधन, दैट्स गुड। जिनसे हम पैसा नहीं कमाते हैं वो संसाधन नहीं होते हैं। अच्छा ठीक, कौन सी क्लास में नहीं आया बेटा? UPSC की। चलो क्लास का टाइमिंग पता है? अच्छा ठीक है, 8 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये तो गलती से आज इतने टाइम, वरना तो ये टाइम खत्म होने वाला है क्लास का। ये आज गलती है जो कि इतने टाइम तक क्लास चल रही है ना, वरना ये टाइमिंग क्लास का लास्ट होने वाला टाइमिंग होता है। तो संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग, वस्तुओं का प्रयोग, किया जाता है उनको हम संसाधन बोलेंगे। जैसे कि कोई भी वस्तु है उसका प्रयोग जो हम कर रहे हैं, मैंने मान लिया एक मार्कर है, ये हमारा मार्कर है, इसका प्रयोग क्या है? मैंने बोला इसका प्रयोग है कि लिखना। ये मार्कर का प्रयोग क्या है? लिखना। और इस लिखने से मेरी आवश्यकता क्या हो रही है? पूरा हो रही है, जो कि मैं लिख रही हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं। मान लेते हैं इसकी इंक खत्म हो गई तो इसका प्रयोग ही खत्म हो गया। इसका प्रयोग जैसे ही खत्म होगा हमारी आवश्यकता को ये पूरा नहीं कर पाएगा और ये संसाधन नहीं रहेगा। कोई भी वस्तु संसाधन कब तक होती है? जब तक वो किसी भी वस्तु, मतलब किसी भी इंसान का, किसी भी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तब तक वह संसाधन रहती है। तो संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु का उपयोग एंड प्रयोग, किसी वस्तु का उपयोग और प्रयोग ही उसे संसाधन बनाता है। किसी वस्तु का उपयोग और प्रयोग ही उसे क्या बनाता है? संसाधन बनाता है। जिस वस्तु का हम उपयोग कर पाते हैं वही तो हमारे लिए आवश्यक है। जिस वस्तु का हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे वो हमारे लिए आवश्यक है, मतलब आवश्यक होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अगर हम देखें आज जो हम लोग आधुनिक मानव हैं, और अगर हम पीछे चलें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप
पहुंच जाइए थोड़ा। कांस्य युगीन सभ्यता, दैट मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा हमें नहीं मिला आज तक, ठीक है ना, लोहा वहाँ पे नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बोले तो लोहा हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही उपयोगी संसाधन है, क्योंकि हमें उसके उपयोग का पता है, हमें उसके प्रयोग का पता है, ठीक है ना, तो वो संसाधन है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अगर अभी हमें मिले और हमसे बोले लोहा एक संसाधन है या नहीं, तो उन्होंने तब तक खोजा नहीं था, तो वो क्या बोलेंगे, लोहा कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि उसका ना तो उनको उपयोग पता है और ना ही उन्होंने उसका कोई प्रयोग किया था, उस पर कोई प्रयोग किया था। तो संसाधन किस पर डिपेंड होते हैं, समय और प्रौद्योगिकी पर डिपेंड होते हैं। संसाधन किस पर डिपेंड होते हैं, समय एंड प्रौद्योगिकी। ये बात कैसे बोलती है कि समय और प्रौद्योगिकी पर डिपेंड होते हैं? तो देखिए समय, उस समय के मानव से हम पूछेंगे तो उनके हिसाब से वो लोहा जो था क्या नहीं था, संसाधन नहीं था। आज के मानव से पूछेंगे तो वो कहेगा लोहे के बिना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं हमारी जो लोहे के बिना रुक जाएगी। आज का मानव कहेगा कि बिल्डिंग जो घर हैं वो भी हम लोहे के बिना नहीं बना सकते, क्योंकि चलिए ठीक है आप लोग खिड़की नहीं लगाएंगे, विंडो नहीं लगाएंगे लोहे की, लेकिन आपको सरिया की ज़रूरत तो पड़ेगी, उसके बिना तो आजकल घर बनते ही नहीं है। हम लोग मिट्टी का घर थोड़ी ना बना रहे हैं कि हम लोग सरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीमेंट के घर को रोकने के लिए हमें सरिया की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स लोहा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, घर जिसको हम बना रहे हैं रहने के लिए, वहाँ पे हमारा लोहे का यूज़ आ रहा है। तो समय क्या हुआ, उस समय वो ऐसा समय था जो क्या नहीं था भाई, समय ऐसा था कि पता नहीं था लोगों को, तो समय के साथ लोहा क्या बन गया, एक मतलब संसाधन बन गया। तो समय क्या करता है, किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए समय और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी। उस टाइम पे मान लेते कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि वो लोहे को खदान करके निकालते लोहा इसको और उसके बाद लोहे का कोई यूज़ करते। एट प्रेजेंट अगर हम बोलें तो ऐसी प्रौद्योगिकी है हमारे पास में कि आज हम लोग जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, जीवाश्म ईंधन निकालते हैं, तेल निकालते हैं, क्या वो लोग गाड़ियाँ चला रहे थे, तेल निकाल रहे थे? नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था ऐसी सारी चीज़ों से। लेकिन एक बात बताइए, क्या जो तेल आज हम लोग निकाल रहे हैं वो 200-300 साल में ही बन गया है क्या? वो उस टाइम पर भी मौजूद था और वही मौजूद था जहाँ आज है, जहाँ से आज हम खदान करते हैं, मतलब निकालते हैं, वहाँ पे वो उस टाइम भी मौजूद था। लेकिन क्या नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी। तो जो भी संसाधन बनता है, कोई भी वस्तु संसाधन है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, समय और प्रौद्योगिकी पे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि जो संसाधन है वो प्रौद्योगिकी पर डिपेंड करते हैं या प्रौद्योगिकी संसाधन पर डिपेंड करती है। तो आप बताएं जरा, टेक्नोलॉजी संसाधन पर डिपेंड करेगी, टेक्नोलॉजी संसाधन पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर संसाधन डिपेंड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर संसाधन डिपेंड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अगर नहीं थी तो संसाधन वहीं के वहीं थे, वो पहले भी थे और वो आज भी हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जब आई तभी हम लोगों ने संसाधनों का यूज़ करना शुरू किया। तो टेक्नोलॉजी डिपेंड नहीं कर रही है संसाधनों पे, लेकिन संसाधन वहीं के वहीं थे। मान लेते हैं ये संसाधन है, ये यहाँ पे था, और ये मोबाइल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो जो भी चीज़ें इसमें लगी हुई है वो जहाँ भी थी वो वहीं रहती। तो दैट मीन्स प्रौद्योगिकी के पर डिपेंड कर रहा है संसाधन। ये जिस संसाधन इसमें से निकाल के मैं बिखेर दूँ, ये जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि हमें इसका यूज़ नहीं पता है। लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमें इसका यूज़ पता है और हम इसको यूज़ करेंगे, इन संसाधनों का यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स क्या है, टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं संसाधन, संसाधन पर डिपेंड नहीं करती टेक्नोलॉजी। क्लियर हुई बात? बहुत ही छोटी सी बात थी। अगर पूछ लेगा कोई तो आप लोग यही कहेंगे नहीं हाँ टेक्नोलॉजी डिपेंड करेगी संसाधन पर, लेकिन नहीं करती है। डिपेंड करते हैं संसाधन टेक्नोलॉजी पर। आज भी जो संसाधन जहाँ है वो वही है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारा उसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे ही हम टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, प्रौद्योगिकी को लेके आते हैं, वो संसाधन हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समय के साथ कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मूल्यवान हो जाते हैं, आर्थिक मूल्य हो जाता है समय के साथ। आर्थिक मूल्य हो जाता है, क्या मतलब है? समय के साथ कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य हो जाता है। जैसे कि संसाधन हमारे घर में भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आर्थिक मूल्य से क्या मतलब है? आर्थिक मूल्य जो कि हमारे इकोनॉमी में थोड़ी बहुत हेल्प करे, इकोनॉमी में हेल्प करे। हम लोग घर पे आज से कुछ टाइम पहले और अभी भी कुछ लोग बनाते हैं। हम लोग जब हमें खांसी आती है, घर पे आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मी दादी कुछ कोई होती है तो वो काढ़ा बना के देती हैं आपको। काढ़ा समझते हैं? काढ़े में एक स्पेशल वन चीज़ होती है, लिप्टिस का पत्ता डालते हैं वो लोग। जो अमरूद होता है, अमरूद की कल्ती डालते हैं। कल्ती समझते हो? आगे वाली जो पत्ती होती है, जो न्यू निकली हुई न्यू बॉर्न जो
लीव्स होती हैं वो डाली जाती हैं। उसके अलावा काली मिर्च डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, थोड़ी सी जो हम पत्ती डालते ही है नॉर्मली, तो पत्ती डाल देते हैं और वो बन के तैयार हो जाता है हमारा क्या, काढ़ा। और उस काढ़े से हम लोग फील भी करते हैं, हम 2 काढ़ा अगर पी लें दिन में तो हमारा जो आवाज़ या खांसी वासी थी वो ठीक भी हो जाती है। तो दैट मीन्स क्या है, वो संसाधन तो है हमारे लिए क्योंकि वो आवश्यक है हमारे लिए और संसाधन भी है, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप मार्केट में देखेंगे तो काढ़े का आर्थिक मूल्य है। कैसे करके, काढ़े का एक पैकेट आता है जसौंदा करके, ठीक है, एक पैकेट आता है जिसको हम जसौंदा बोलते हैं। थोड़ा सा रिलेट करिए इकोनॉमी से, तो जसौंदा बोलते हैं उस जसौंदे को अगर आप थोड़ा सा पाउडर उसको निकाल के हाथ पे रखेंगे, पाउडर नहीं होता है वैसे बुरादा टाइप होता है, तो उसमें आप लोग साफ साफ देख पाएंगे कुछ लिप्टस का पत्ता दिखेगा आपको, कुछ कल्ती और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब लौंग, इलायची, ये सब कूटी हुई दिखती हैं उसमें प्रॉपर। तो दैट मीन्स क्या है, वो काढ़े का एक आर्थिक मूल्य नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गया, उसमें आर्थिक मूल्य आ गया। लेकिन जब ये आर्थिक मूल्य आते हैं तो क्यों आ जाते हैं, कैसे आते हैं, तो पेटेंट के बाद में आते हैं। पेटेंट क्या है, तो पेटेंट होता है किसी भी वस्तु पर आपका अधिकार होना। पेटेंट क्या होता है, आविष्कार या नवाचार के बाद में जो आपका अधिकार होता है। अधिकार क्या है, नवाचार के बाद में, नवाचार नवाचार के बाद, मतलब नवाचार भी मान सकते हैं, नवाचार के बाद एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार। नवाचार, आपने नवाचार किया है, आपने उसका इन्वेंशन किया है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, आविष्कार। नवाचार एंड आविष्कार। आविष्कार के बाद में एकाधिकार हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने मान लेते हैं जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, मैगी आती है नेस्ले की। नेस्ले अपने यहाँ की कंपनी नहीं है, अपने इंडिया की नहीं है। उसने कभी ना कभी हो सकता है कुछ मैदे से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना दिया हो, उसके बाद पानी में उबाल के खा लिया हो, और वो उसने एक इन्वेंशन किया, आविष्कार किया किसका, मैगी का, और वो मार्केट में आना शुरू हो गया। तो पेटेंट किसको मिल गया भाई, नेस्ले को मिल गया। आज हमारे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो मतलब कोई और नहीं बना पाया अभी तक। रूअफ़ज़े की बोतल आती है, हमदर्द वालों की आती है, उस जैसा रूअफ़ज़ा आज तक कोई मार्केट में मतलब प्रोवाइड नहीं करा पाया है। तो पेटेंट किसको मिला हुआ है उस रूअफ़ज़े का, हमदर्द वालों को। क्या होगा, हो सकता है कुछ फ्रूट्स पहले सड़ गए हो, गल गए हो, या हो सकता है उन्होंने कुछ फ्रूट्स का साथ में मतलब जूस निकाल लिया हो और उस जूस को पानी मतलब चीनी वगैरह मिला करके थोड़ा रख दिया हो, बाद में पीना भूल गए हो और वो जम गया हो, और वो जमने के बाद एक रूअफ़ज़ा इन्वेंशन हो गया, मतलब नवाचार हो गया उसका। कुछ भी इस तरीके से चीज़ें निकलती हैं, आती हैं, तो वो नवाचार होने के बाद मार्केट में आ गया। तब तक उसकी कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा, और जैसे ही वो मार्केट में आया तो उसका आर्थिक मूल्य है आज 140 रुपये की बोतल मिलती है ना। तो ये क्या है, समय के साथ वस्तुओं का क्या होता है, आर्थिक मूल्य बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने चीज़ें देखी, संसाधन। संसाधन का मतलब हमारी लाइफ में महत्व की बात की है इन लोगों ने, संसाधन के क्या महत्व होते हैं, और जो महत्व की बात की है इन्होंने मूल्य की जो बात की, मूल्य की बात की है कि हर एक संसाधन का मूल्य होता है। क्या बोला है, हर एक संसाधन का एक मूल्य होता है, और जो मूल्य की बात की है, ये मूल्य को बोला है इन्होंने। मूल्य का मतलब है महत्व। मूल्य का क्या मतलब दिया है, महत्व। मूल्य का मतलब पैसा नहीं दिया है इन्होंने, पैसा नहीं दिया है, साफ साफ लिख दिया है कि मूल्य का जो मीनिंग है वो क्या है, महत्व है। तो महत्व क्या मतलब होता है, आपकी लाइफ में आपके मम्मी पापा की लाइफ में आपका कोई महत्व होगा, है ना, या आपके भाई बहन की लाइफ में आपका कोई महत्व होगा, आपकी लाइफ में किसी और का कोई महत्व होगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे महत्व होते हैं, लेकिन ये मूल्यवान ही होते हैं। हम कहते हैं किसी भी, कई बार ऐसा होता है कि जितना चाहो पैसा ले लो, है ना, लेकिन सामने वाले को ऐसा हम बोलते हैं कि जितना चाहो पैसा ले लो, कि इसको सही कर दो। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटे हम लोग जो मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड वाली, ऐसी मूवीज़ तो हम लोग बॉलीवुड में तो बहुत देखते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ पकड़ के खींच रहे होते हैं कि इसको सही करना है, तो उसका मूल्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा तो उनका 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया चला जाएगा। मूल्य क्या है, उसका महत्व है उनकी लाइफ में। क्या है भाई, उनकी लाइफ में उसका महत्व है, तभी वो डॉक्टर को भी घसीट रहे होते हैं कि अगर ये गया ना तो तुम्हें भी बचा देंगे ऊपर ही। तो करना है, जो चाहो करो, जो चाहो करो, जितना चाहो पैसा लो, बताओ क्या करना क्या है। तो क्या मतलब है, वो अपना पैसा उस पर लगा रहे हैं, जबकि वो तो कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। कोई इंसान कोई मूल्यवान वस्तु है क्या, नहीं है। वो हम आगे देखेंगे वो मूल्यवान है। तो एक तरीके से मूल्यवान का क्या मतलब है, आपको ऐसा तो नहीं है कि किलो भर मिल रहे हैं, आपका मूल्य है 500 रुपये किलो, नहीं, कोई मूल्य नहीं होता, महत्व
जैसे जैसे आप लोग क्या होंगे, पढ़ाई आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपका मूल्य बढ़ता रहेगा। आप नॉर्मल इंसान हैं, आपका मूल्य कुछ नहीं होता, आपकी कोई बात ही नहीं सुनता है। आप थोड़ा सा इंक्रीज हो जाइए, ठीक है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाइए। आपके घर पे जो आपके पेरेंट्स हैं ना, जो आपको बिल्कुल सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वही पेरेंट्स आपसे जो भी काम करना चाहते हैं नया, वो आपसे पूछते हैं। और वो एक बात और लगाते हैं साथ में कि बेटा अब हमारा दिमाग जो है पुराने ज़माने का है और तुम नए नए चीज़ें देख रहे हो। तो हाँ, ऐसा कुछ लोग के घर पे नहीं होता है, वो मुंह बना रहे हैं, जिसका होता है वो फील कर सकता है भाई। तो वो क्या कहते हैं कि हाँ तुम बताओ कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता होगा, कुछ के साथ नहीं होता होगा, आज भी उनको कोई महत्व नहीं देता, तो वो अलग की चीज़ है, ठीक है, वो अलग की चीज़ है भाई, ठीक। तो ये होता है महत्व की बात जो की है संसाधन की। तो संसाधन के महत्व इन्होंने बताया है कि संसाधन के जो मतलब मूल्य हैं वो महत्व है। अब संसाधन के प्रकार इन्होंने बताए हैं, कितने प्रकार के संसाधन के, संसाधन के प्रकार बताए हैं। जो संसाधन के प्रकार होते हैं वो प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं एक मानव, एक संसाधन है। स्वयं मानव क्या है? संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति से हमें सीधे सीधे मिल गए हैं, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में दो तरीके के संसाधन होंगे, जिनका कुछ मूल्य होता है और जिनका कुछ मूल्य नहीं होता है। इससे पहले एक लाइन लिखना चाहेंगे, यहाँ लिख देते हैं। ये सर चूस के गए होंगे, मोटे वाले से ही चलाया था। चलो संसाधन ही लिखे, तो संसाधन आर्थिक मूल्य होते हैं और कुछ संसाधनों के आर्थिक मूल्य नहीं। देखिए, कुछ के आर्थिक मूल्य होते हैं और कुछ के आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं, लेकिन दोनों संसाधन हमारे लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों संसाधन हमारे लिए क्या होंगे? महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण होंगे। अब क्यों? कुछ संसाधन इनका आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक मूल्य होता है। जैसे कि मान लेते हैं, आर्थिक मूल्य होने का क्या मतलब है? जो भी आप लोग को इकोनॉमिकल दिख रहा है, जिसका आपको पैसा पे करना पड़ता है, दैट मीन्स क्या है? आर्थिक मूल्य है। और कुछ संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आर्थिक मूल्य नहीं होता है का क्या मतलब है? जैसे कि हवा, पानी, इसका कोई आर्थिक मूल्य है? मिट्टी, भूमि जिस पे आप रह रहे हैं, इसका कोई आर्थिक मूल्य है? मिट्टी की बात कर रहे हैं तो आर्थिक मूल्य नहीं है, और अगर हम भूमि की बात करते हैं तो आर्थिक मूल्य है। आपको 10,000 स्क्वायर फीट मतलब 10,000 रुपये को मिलती है एक स्क्वायर फीट, ऐसे ऐसे करके मिलती है। जैसे जैसे शहरों में बड़े बड़े जाते जाएंगे, आपको आर्थिक मूल्य दिखता जाएगा। तो हवा, अगर इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, आप बोले कि नहीं आर्थिक मूल्य नहीं है, ये संसाधन नहीं है, तो 5 मिनट के लिए ऊपर वाले से कह देते हैं कि रोक दो भाई, इनकी अकलें ठिकाने आ जाएं थोड़ी। 5 मिनट में यहाँ ढेर लग सकते हैं किसके? हम जैसे लोगों के, कंकालों के, ठीक है। तो ये इसका आर्थिक मूल्य नहीं है, मतलब हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। और अगर हमें पे करना पड़ता तो शायद हम लोग क्या करते हैं? यूज़ बहुत अच्छे से करते पानी का, जो हम टैप खुली छोड़ देते हैं कई बार, और कई सारी बार ऐसा करते हैं पानी एक बाल्टी भी यूज़ करना है। ठंडी में नहाएंगे, आजकल क्या है? टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले हम ठंडी में नहाते थे, ठंडे पानी से ही नहा लेते थे। एट प्रेजेंट हम ठंडी में नहाते हैं तो गर्म पानी करते हैं, और वही एक बाल्टी हम गर्म करते हैं, कुछ बाष्पीकृत हो जाता है, वेस्ट हो रहा है पानी। और एक बाल्टी से नहाने की जगह हम 4 बाल्टी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ठंडी है भाई, थोड़ा गर्म फिर और गर्म फिर और गर्म, ज़्यादा ठंडी लगेगी तो सबसे गर्म वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम पानी को क्या करते हैं? वेस्ट कर रहे हैं। तो आर्थिक मूल्य नहीं है तो भी आपको इनको वेस्ट नहीं करना है। आर्थिक मूल्य नहीं होता है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जिनका आर्थिक मूल्य होता है वो भी हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अब आर्थिक मूल्य जिनका होता है वो तो आप लोग संसाधन समझ ही सकते हैं। कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं ऐसे जिनका आर्थिक मूल्य है? प्राकृतिक ही है और आर्थिक मूल्य है। जैसे कि हम जो भी प्लांट्स लगाते हैं या फिर हम फलों का यूज़ करते हैं, जो भी हम फल लेते हैं वो सबका क्या है? आर्थिक मूल्य है। जो भी फल हैं उन सबका क्या है? आर्थिक मूल्य है। और फल कहाँ से मिलते हैं? हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है ना। सब्जियां हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें खाने का, जो भी सामान हम सब प्रकृति से लेते हैं, और सभी का सबका क्या है? आर्थिक मूल्य है। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अगर आप लोगों ने घर में एक खरगोश भी पाल रखा है तो उसके लिए घास भी हमें खरीदना पड़ती है।
यहाँ अगर नहीं खरीदना पड़ती है तो डजंट मैटर, आप थोड़ा और बड़े शहर में चले जाएं। जैसे जैसे बड़े शहर में जाएंगे आप 4 पत्ते भी लेके आएंगे ना, उसके लिए वो भी आप पैसा दे के लेके आएंगे, ठीक है। तो सभी का क्या है, आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन दोनों हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण संसाधन क्यों बोला, क्योंकि जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो सभी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब प्राकृतिक संसाधन पे आ जाते हैं। प्रकृति से जो भी नेचर ने हमें दिया है, जैसे हवा, पानी और जो भी हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, जितने भी वन, पेड़, ये सब कुछ प्रकृति ने हमें दिया है, और ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन बोले जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन 2 तरीके के बताए हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है। प्राकृतिक संसाधनों में कुछ ऐसे संसाधन हैं जो नवीकृत हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, पुनः नवीकृत हो जाते हैं, शीघ्र ही नवीकृत हो जाते हैं। 2 बातें इसमें लिख लेंगे, शीघ्र ही नवीकृत हो जाते हैं, शीघ्र ही नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरण हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद पुनः नवीकरण हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, शीघ्र ही नवीकरण हो जाता है और पुनः नवीकरण हो जाता है। जैसे कि जल चक्र बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसको हम क्या कर रहे हैं, डेली के डेली यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो वो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा। हर दिन हमें सुबह जब उठते हैं तो सूर्य हमारे सर पे होता है चढ़ा हुआ, वो कहता है उठो भाई, ठीक है, हम आए हैं और तुम उठ ही नहीं रहे। तुम्हारा चक्र बदल सकता है लेकिन उसका चक्र नहीं बदलता, ठीक। तो ये क्या है, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है ये क्या है, शीघ्र ही क्या हो जाती है, नवीकृत हो जाती है, पुनः नवीकृत हो जाती है। पुनः नवीकृत जैसे कि पानी क्या है, अगर हमने मान लिया मैंने इतना, ये बेसिन है और इसमें इतना पानी है और यहाँ पे बहुत ही गर्म पवन चल रही थी जो इस पानी को वाष्प बना करके ले गई, ये सूखा पड़ गया, यहाँ पे सूखा पड़ गया, लेकिन अब हमने देखा यहाँ सूखा पड़ गया और यहाँ पे तो पानी बचा ही नहीं। तो दैट मीन्स ये जो पवन ऊपर लेके गई है ये क्या करेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तापमान गिरेगा और पानी की बूंदों के रूप में ये वापस आ जाएगा। तो पुनः नवीकृत हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, शीघ्र ही नवीकृत हो गया। बहुत लंबा सालों करोड़ों के टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत ही शीघ्र परिवर्तित हो जाता है, मतलब नवीकृत हो जाता है। तो नवीकरण का क्या मतलब है, शीघ्र ही नवीकरण हो जाएंगे और पुनः नवीकरण हो जाएंगे। और इनका जो भंडारण है वो असीमित है, भंडारण कैसा है, असीमित है। लेकिन नवीकरणीय के जो अनवीकरणीय की बात की जा रही है, इनका भंडारण असीमित है, वो सीमित है। इनका भंडारण कैसा है, सीमित है, ठीक है। इनका भंडारण कैसा है, सीमित है। तो सीमित है इनका भंडारण, दैट मीन्स ये है कि अनवीकरणीय जो है ये हमें इतना पता है कि बस ये इतने ही हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे घर में जो भी चीज़ है, मैंने माना चावल है तो वो 1 डोंगा चावल है या 1 प्लेट चावल है, या जो भी अपने ऐसे करके आप मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया इतने ही है। अब इसको यूज़ करने के बाद मुझे पता है ये खत्म हो जाएंगे और टाइम लगेगा, जैसे कि 6 महीने का टाइम लगता है चावल आने के लिए, लगता है कि नहीं लगता है। किसी के घर में ऐसा तो नहीं है हर महीने चावल उग जाते हैं, मतलब धान उग जाता है, धान की बात कर रहे हैं, गेहूँ उग जाता है, तो कितना टाइम लगता है, लगभग 6-6 महीने की फसल होती है। ये क्रॉप जितनी भी होती है जो 6-6 महीने की होती है, हम क्या करते हैं इसको बचा कर रखते हैं 6 महीने के लिए। मान लेते हैं किसी के घर में 1 क्विंटल, किसी के घर में 2 क्विंटल, हम लोग क्या करते हैं भंडारण कर लेते हैं इसका। उसके बाद हम लोग 6 महीने तक वही चलाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 6 महीने के बाद ही हमें मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, हमें पता है कोयला, तेल, या फिर हम बात करें जो भी हमारा जीवाश्म ईंधन है, वो सब हमारे पास अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि हमें पता है पृथ्वी के अंदर जो कोयला है वो सीमित संसाधन है। ऐसा तो नहीं है कोयला जितना चाहो खदान करते रहो निकलता रहेगा, सोना जितना चाहो खोदते रहो निकलता रहेगा। सीमित संसाधन है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुनः ये नवीकृत नहीं होता है, लेकिन पुनः नवीकृत होने के लिए इसको करोड़ों साल लग जाते हैं। कितने साल लगे, करोड़ों साल। तो दैट मीन्स क्या है, नवीकरणीय जो है इसी की प्रक्रिया है। इसमें थोड़ा कम समय लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। देखो इसमें समय क्या है, लाखों साल करोड़ों साल लग रहे हैं, लेकिन बनेगा जीवाश्म ईंधन बनेगा, लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। हीरा दोबारा बनेगा, सोना दोबारा बनेगा, कोयला दोबारा बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं और यहाँ पर टाइम लगता है। वही सेम चीज़ जैसे कि हम फसल उगाते हैं तो 6 महीने का हमें पता है टाइम लगता है, ऐसे यहाँ पर है कि यहाँ
साल लग सकते हैं, टाइम लगेगा। पुनः नवीकरण तो होगा लेकिन एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद। भंडारण क्या है? सीमित है। तो जो भंडारण सीमित है आप इसको फटाफट आज ही यूज़ कर लें। जैसे कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी बचपन में, मुर्गी का अंडा, सोने की मुर्गी का अंडा सुना है ना? सोने का अंडा देती है डेली मुर्गी, आपने एक ही दिन में उसको काट दिया, ना अंडा मिला ना मुर्गी रही, है ना? मियाँ ऐसा कुछ बोलते हैं, फिर कहावत आती है मियाँ जान से गए और मुर्गी जान से गई और मियाँ को स्वाद ही नहीं आया। ठीक है, मुर्गी को ही काट दिया उन्होंने और उनको ना ही अंडा मिला और ना ही मुर्गी बची, जबकि वो डेली एक सोने का अंडा दे रही थी। तो हमें क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आणविकरणीय जो हमारे पास संसाधन है, हमने सोचा ये तो सीमित ही है तो हम क्यों रोज़ रोज़ इसको यूज़ करें, आज ही निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा करना भी नहीं है। इसको हम सतत पोषणीय विकास उन्होंने बोला है, आगे वो हम समझाएंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। इस पर सारे देश अभी काम कर रहे हैं, हमारा इंडिया भी बहुत अच्छे से काम करता है। मानव निर्मित संसाधन का क्या मतलब है? नवीकरणीय में पीने योग्य नहीं बचेगा, लेकिन अलवणीय जल उतना ही है जितना पहले था। हमने जल वाले चैप्टर में पढ़ा था, शायद किसी को याद हो, ध्यान से सुनना। जल वाले चैप्टर में पढ़ा था जो जल एक थलशाला की तरह काम करता है, याद आया? थलशाला। और थलशाला में हमने देखा था प्राचीन समय में जो जल था वो आज भी अवस्थित है। जल बिल्कुल भी क्षीण नहीं हुआ है, जल बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। जितना जल प्राचीन समय में था वो उतना आज भी है। तो दैट मीन्स क्या है? थलशाला की तरह काम कर रही थी हमारी पृथ्वी। जार लेकर के समझाने की कोशिश की थी उन्होंने, वो था हमारा 7th क्लास की एनसीईआरटी में। तो कहने का मतलब क्या है? अलवणीय हो जाएगा वो हम लोग की वजह से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? गंगा यमुना जैसी शुद्ध नदियों में, पवित्र नदियों में भी इतना सारा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर शुद्ध जल है जो नदियों में मिलता है, धीरे धीरे आप इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो वो अलवणीय जल तो बनेगा ही। तो जल उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी जो मात्रा शुद्धता की है वो क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। अशुद्ध का मतलब है लवणीय या अलवणीय की बात हो रही है। तो लवणीय जो जल था, अलवणीय जो जल है जो नदियों में मिलता है, आप इसी तरीके से नदियों में कचरा इकट्ठा करते रहेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा? लवणीय जल हो जाएगा। ठीक है, NaCl वाला जल हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन ये नवीकरणीय में आता है क्योंकि पुनः बहुत जल्दी से नवीकरण हो जाता है। और अगर हम बात करें तो ये असीमित संसाधन है, असीमित है, इसको सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जल इतना ही है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, उसके बाद मानव निर्मित संसाधन वही संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके मानव संसाधन बनाता है। प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके मानव संसाधन बनाता है, वही सारे संसाधन हमारे मानव निर्मित होते हैं। थोड़ा सा आ जाए इकोनॉमी को समझें। इकोनॉमिकली अगर आप समझेंगे, जैसे कि आप लोग GDP वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, GDP के बाद आप NDP पढ़ते हैं, सभी लोग समझ रहे होंगे थोड़ी थोड़ी बातें। तो क्या मतलब होता है? GDP का मतलब होता है हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो GDP हो जाता, GDP कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है? इंडिया में हमने प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हैं? प्रोडक्शन मतलब उत्पादन हमने किसका किया भाई? गेहूं का उत्पादन कर लिया। गेहूं जो था एक प्राकृतिक संसाधन था, गेहूं का उत्पादन हुआ। अब लोग सोचेंगे नहीं मैम ये तो मानव निर्मित होता है, मानव उगाता है। लेकिन आज से प्राचीन समय में चले जाएं, जब पाषाण युग था और गेहूं उगा था खुद से, तो वो एक मानव निर्मित संसाधन नहीं, प्राकृतिक संसाधन था। हर एक सेगमेंट से सोचते चलेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब एक बात बताइए, गेहूं तो चलो प्राकृतिक संसाधन है जो उग के आया है, लेकिन क्या उस गेहूं को आप बिना किसी यूज के आप सीधे खा लेते? आप आटे के लिए भी क्या करते हैं? रोटी के लिए भी आटा पिसवाते हैं, जो कि मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। जब आप उसका बिस्किट बनाते हैं, कोई भी पार्ले जी बिस्किट बनाता है, मान लेते हैं पार्ले जी का बिस्किट आजकल हमारे इंडिया में अगर देखा जाए सबसे हाईएस्ट क्वालिटी बिस्किट माना जाता है न्यूट्रिशन के मामले में। तो कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं है, इतने सारे जैम वाले बिस्किट आते हैं, मक्खन वाले बिस्किट आते हैं, ऐसा कैसे पार्ले जी कौन खाएगा? तो न्यूट्रिशन के मामले में आज भी पार्ले जी को सबसे हाईएस्ट बिस्किट माना जाता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन था उसका यूज करके ही तो पार्ले जी ने बिस्किट बनाया, तो वो मानव निर्मित हो गया। क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। अब कोयला हमें प्राकृतिक संसाधन से मिला था, उस कोयले का यूज कर रहे हैं हम अलग अलग जगह पे, ऊष्मा बना रहे हैं, एक तरीके से बिजली का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। आप इकोनॉमिकली और इसको ज्योग्राफिकली दोनों तरीके से समझते चलें, दोनों में आपका हेल्प करेगा। उसके बाद मानव निर्मित जो संसाधन है, आप लोग कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हैं? हाँ, मानव निर्मित संसाधन बहुत सारी मशीनरी, जैसे कि हम बताएं तो बेहतर होगा। लोहा का अगर
करते हैं एट प्रेजेंट, तो हम बहुत सारी गाड़ियाँ बना रहे हैं, ठीक है, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार, ठीक, ये सारी हम लोग बना रहे हैं, जो कि सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम भी लेने वाले हैं। अल्टो, हाँ वो भी ठीक है। पानी से बिजली बना रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे। अब हमने देखा कि लोहा तो हमने निकाला, लोहा अयस्क निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, लोहा अयस्क खनन करके निकालते हैं, उसके बाद हम लोहा बनाते हैं और लोहे से फिर हम अलग अलग तरीके का शेप देके और अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, तो वो सब मानव निर्मित हो जाएगी। उसके बाद हाँ फिजान कुछ पूछना, मानव स्वयं एक संसाधन है, ऐसा बोला गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात बोली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर मानव, आप लोग का दिमाग ही तो है जो भी कुछ बन रहा है इस दुनिया में, ये कौन कर रहा है काम, इसका काम कौन कर रहा है, हम मानव। अगर मानव नहीं होता तो टेक्नोलॉजी नहीं होती, और टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज भी हम पाषाण लोगों की तरह जीवन जी रहे होते, पाषाण युगीन सभ्यता के टाइप का जीवन जी रहे होते, पत्थर घिस रहे होते, आग लगा रहे होते, टेक्नोलॉजी नहीं थी ना। हाँ सोच के कुछ लोग सोच रहे हैं हम पत्थर घिसते हुए कैसे लग रहे थे, हम पेड़ों पे लटके हुए कैसे लग रहे होंगे, सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी सोच सकते हैं। सारी चीज़ें सोचना चाहिए, हर एक सेगमेंट से सोचना चाहिए कि हम पत्थर मतलब पेड़ पे लटकते, पेड़ पे रहते तो किस तरीके से लटक सकते थे, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, अच्छा ठीक है ऐसे भी लटक सकते, सारी चीज़ें सोच सकते हो, आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। मानव स्वयं एक संसाधन है, और ये क्यों संसाधन है, जब भी हम मानव की बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या फिर हम बात करें नवीकरणीय के क्षेत्र में, नवीकरणीयता के क्षेत्र में, मानव ही है जो क्या करता है, टेक्नोलॉजी को विकसित करता है, मानव ही है जो मानव निर्मित संसाधन बनाता है प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके। तो मानव क्या है, सबसे बड़ा संसाधन है, लेकिन एक मानव को अगर हम देखें तो मानव को हम प्राकृतिक संसाधन में रखेंगे, किस में रखेंगे, प्राकृतिक संसाधन में। क्या आप एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्रकृति की देन है आप लोग, ठीक है ना, प्रकृति जब चाहे आपको उठा ले, जब चाहे आपको लंबी उम्र 200 साल की दे दे, है ना, कुछ लोग 200 साल जीते हैं, तो ये 200 साल की उम्र आपको मिलेगी प्रकृति से, ठीक है, ऊपर भगवान से या फिर अल्लाह से, ऐसी बात कर सकते हैं। तो जो भी हम देख रहे हैं कि मानव, हमने देखा कि मानव तो ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ हम कुछ कर रहे हों, लेकिन मानव का महत्व है जिसकी आवश्यकताएं हमें पड़ती रहती हैं। जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई, आप प्राकृतिक संसाधन के पास जाएंगे, आप मानव संसाधन के पास जाएंगे, मानव जो स्वयं एक संसाधन है, जो कि डॉक्टर है। आपको आवश्यकता किसकी है, दवाइयों की, और वो दवाई कौन देगा, डॉक्टर देगा, ठीक है ना। आपको कोई भी चीज़ बनवाना है, आपको पुल बनवाना है, आप किसके पास जाएंगे, मानव के पास, क्योंकि मानव ही है जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके उस पुल को बना के देगा, तो वो उसकी टेक्नोलॉजी, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, मानव पे। सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन होगा, मानव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो कौन होगा, मानव होगा। तो मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो क्या है, लाइफ में अगर हम आज के टाइम की बात करें और आज से 500, 600 या 1000 साल बाद की बात करें, तो 1000 साल या 2000 साल, 4000 साल बाद में मानव जो है हम जैसे लोगों की कहानियां पढ़ के हंसेगा। तो कैसे लोग थे, खाली ट्रैक्टर ही बनाए न जाने थे, खाली कंबाइन ही बनाई थी इन्होंने, ठीक है, मोबाइल ही बनाते थे, हम तो खाली ऐसे करते हैं, फोन बात हो जाती है। आगे आने वाले टाइम में कितना कुछ हो सकता है, सोचो पहले कुछ नहीं था, आज हम लोग फ़ोन उठाते हैं और बात कर लेते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में वो टिप्स में लोगों को चीज़ें ले लें, अंदर ही वायर लगा लें, अपने अंदर ही चिप फिट कर लें, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चिप यहाँ फिट है, वायर यहाँ है, ये वाली उंगली दबाएंगे 5 दबेगा, नीचे दबाएंगे 6 दबेगा, और ऐसे करके किसी से नंबर लगा के बात कर लें। हाँ कोई चिप निकाल के लेके भाग गया तो वो मानव किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो मानव संसाधन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, चिप की बात आई बात, ठीक है बात। तो आप लोग समझ पा रहे हैं संसाधन क्या है। अब सुनिए, एक बार ध्यान से सुने, सबसे पहले एक कहानी सुनाने की कोशिश करें ताकि आप लोग समझ पाए। यहाँ पे क्या हुआ, मानव संसाधन, और ये हमने सारे संसाधन देखे, कितने प्रकार के संसाधन थे। प्राकृतिक संसाधनों का एक तो दोहन करना होता है, एक शोषण करना होता है। दोहन करने को क्या बोलते हैं भाई, यूज करना, और शोषण करने को क्या बोलेंगे, जरूरत से ज्यादा यूज करना, जिसको हम बोलेंगे नष्ट करने की कगार पे छोड़ना, ठीक है ना। शोषण करना मतलब नष्ट करने की कगार पे छोड़ना, और
काम जरूरी होते हैं। अब सुने, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमने बोला कि इस तरीके से मानव को देखा गया कि ये जो क्या कर रहा है, ये प्राकृतिक जो संसाधन है इनका दोहन ना करके ये इनका शोषण कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी पर हमने भूभाग देखा और भूभाग पे हम लोगों ने घर बनाया और घर के साथ साथ फिर हमने सोचा कि यहाँ पर फसल भी उगाएं, तो हमने जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया। जंगलों को काटते गए धीरे धीरे, और उसके बाद हमने क्या किया, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे प्रौद्योगिकी इतनी बढ़ी कि हमने रोड बनाना शुरू कर दिए, मेट्रो सिटी आ गई। इस तरीके से देखा, जब अर्थशास्त्रियों ने, सबसे पहले हमारे लाइफ में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्री ही आए जो कि बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। उन्होंने समझाया कि आप अगर किसी भी तरीके का व्यवसाय करेंगे तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और अगले दिन आप 400 कमाएंगे, दैट मीन्स आपके पास 500 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, कहानी है, 500 हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है 500 हो गए, दूसरे दिन उस 500 से स्टार्ट करेंगे तो और डबल होगा। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, उसमें से 100 रुपये आपके सेविंग के लिए डाल दिए, उसने वापस से 100 रुपये से ही काम स्टार्ट किया और 300 रुपये अलग अलग कामों में लगा दिए, जिसमें उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत हो सकती है, खाने की ज़रूरत हो सकती है, उसकी फैमिली की ज़रूरत हो सकती है। तो दैट मीन्स वो 100 रुपये से ही काम अगले दिन स्टार्ट कर रहा है और फिर से वो 500 होंगे और फिर से वही सेम प्रोसेस करेगा। और एक क्या कर रहा है, उसने संसाधनों का यूज़ किया और 100 रुपये लगाए काम में, और शाम को आकर के जब 500 कमाए तो 100 रुपये 200 रुपये की उसने तो बिस्की बोटका ले ली। ठीक है, 200 रुपये में से 100 रुपये का उसने साथ में चखना भी तो चाहिए, वो ले लिया और 100 रुपये यूज़ कर लिया। हाँ, कुछ लोग समझे मैम पे चखना भी पता है, अरे सब पता है, सारे ब्रांड का नाम भी पता है, कौन सी कितनी पीनी चाहिए ये भी पता है, तुम बोलो तो सही, तो बताएं। अब देखो बात सुनो, 100 रुपये किसी और गलत काम में ही लगा दिए, दैट मीन्स उसके पास 100 रुपये जो बचे, उसने अगले दिन जो काम स्टार्ट किया फिर से 500 तो होंगे, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, और गलत काम के साथ साथ वो 1 भी रुपया नहीं बचा रहा है। संसाधनों का यूज़ तो कर रहा है, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ वो उनका शोषण कर रहा है। तो इस तरीके से संसाधन उन्होंने देखा बिल्कुल एकदम खत्म होते चले जाएंगे। तो अर्थशास्त्रियों ने फिर बोला कि अगर ठीक है इस तरीके से संसाधन खत्म कर रहा है तो प्रकृति पे आ जाते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, जो प्रकृति है आपकी, प्रकृति से आप लोग जो भी संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या करना है, उन संसाधनों का उसी तरीके से नवीकरण के लिए समय भी देना है। क्योंकि आपने अगर 2 पेड़ काटे हैं और उससे आप कागज़ बना रहे हैं, आपने फैक्ट्री लगा रखी है, तो आपको वो 2 पेड़ उसी दिन दूसरी जगह पर लगाने भी होंगे और उसको एक समय भी देना होगा। ऐसा नहीं है इधर का पूरा जंगल काट दिया, उधर एक पूरा जंगल लगा दिया, तो समय नहीं देंगे। फिर एक जंगल काट के आपने कागज़ 4 दिन में तैयार कर दिया और फिर वो जो पेड़ होंगे वो आपको 4 साल में पूरे हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा सतत पोषणीय विकास करना है। कैसा विकास करना है? सतत पोषणीय विकास, जो कि आजकल हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सतत पोषणीय विकास क्या मतलब होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है जितना आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपको बनाना है और उसको समय देना है नवीकरण होने के लिए। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके प्री में आएगा, जो आपके प्रीलिम्स में आए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसमें जितनी भी बातें थी, आप मीन्स में कोई भी क्वेश्चन, जो भी आप इस तरीके का क्वेश्चन होगा आंसर राइटिंग में, आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव आंसर बनेगा। सतत पोषणीय विकास आप लिखेंगे, जिस टाइम पे जो हो रहा है उसके रिलेटेड से लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी, आप इसी डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सतत पोषणीय जो विकास है उसकी डेफिनेशन क्या बताई कि जो भी संसाधनों का आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी संसाधनों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उन संसाधनों की जगह पे नवीकरण होने के लिए आपको दूसरे संसाधनों, उसी संसाधनों को नवीकरण होने के लिए समय देना होगा। क्या करना होगा? समय देना होगा। और इससे आपके बनेंगे सतत पोषणीय विकास होगा। इससे क्या होगा? सतत पोषणीय विकास होगा। क्लियर हो पा रही है बातें? ये जो पूरा था ना, यही संसाधन था। ठीक है, संसाधन में हमने कुछ नहीं देखा, ज़्यादा कुछ नहीं था। संसाधन देखे, संसाधन होते क्या हैं, जिसकी आवश्यकता मानव को पड़ती है, वो संसाधन होते हैं। इनका एक अपना मूल्य होता है और वो मूल्य महत्व होता है। ठीक है, कुछ संसाधन समय के साथ क्या हो जाते हैं भाई, आर्थिक महत्व के हो जाते हैं, जब उनको पेटेंट मिल जाता है, आर्थिक महत्व के हो जाते हैं। पेटेंट को आप लोग याद रखेंगे, इकोनॉमी में भी आपका यूज़ में आएगा। ठीक है, पेटेंट मिल जाता है। उसके बाद हमने देखा संसाधनों के प्रकार, जिसमें हमारा प्राकृतिक था और मानव निर्मित था और मानव था। प्राकृतिक में हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय देखा। उसके बाद हमने मानव निर्मित, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका यूज़ करके जो मानव संसाधन बना रहा होता है वो हमारे मानव निर्मित होते हैं। मानव स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि जो भी संसाधन बनेंगे प्रकृति से, जो भी लिए जाएंगे या जो भी मानव निर्मित होंगे, वो सबको कौन बनाएगा? मानव बनाएगा। इसलिए मानव क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है।
उसके बाद हमने सतत पोषणीय विकास को समझा, और सतत पोषणीय विकास क्या था कि आप जो भी संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं उसी की जगह पे आपको सेम संसाधनों के लिए नवीकरण होने के लिए समय देना है, वो एक मतलब सतत पोषणीय विकास होगा। तो ये था हमारा पूरा संसाधन का टॉपिक, खूब से आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कर लें? ठीक है, अभी टाइम है, कुछ और भी चीज़ें करेंगे। ठीक है, देखें जरा, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं, ये पूछा गया है। असमान रूप से मतलब एक ही जगह पर सब कुछ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि समय और उत्पत्ति, देखो ज्योग्राफिकल क्या है प्रॉब्लम, हर जगह पे अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। भौतिक प्रभाव और एक हम बात कर सकते हैं समय और उत्पत्ति, क्योंकि सबकी उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई है, समय सबका एक जैसा नहीं था। कोई 500 साल पहले मतलब किसी की उत्पत्ति हुई तो समय भी था और उत्पत्ति भी हुई, और उत्पत्ति के हिसाब से हो सकता है। जैसे पठारों की जब हम बात करते हैं तो खनिज कहाँ मिलते हैं? पठारों में मिलते हैं। आप समतल मैदान में अगर खनिज ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो उत्पत्ति कहाँ हुई है, उसका प्लेस क्या है और समय क्या है, इस पर हमारा क्या होगा, संसाधन, जो भी संसाधन है असमान रूप से वितरित होंगे। उसके बाद संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? अच्छा, संरक्षण की अगर हम बात करें तो जो सतत मतलब पोषणीय विकास हमने बोला था, वो भी एक तरीके का संसाधन संरक्षण था। संरक्षण मतलब क्या होता है भाई? उसको बनाए रखना। तो बनाए रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई जल का यूज करते हैं आप लोग, तो उसी तरीके से यूज करें। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आप अगर बारिश हो रही हो तो बारिश के पानी को आप सेव कर सकते हैं और उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है भाई? संरक्षण है, जल का संरक्षण हो गया। तो उसी तरीके से वायु का संरक्षण कैसे करें? आप वायु का संरक्षण कर सकते हैं, इसको प्रदूषित ना करें, जल को आप प्रदूषित ना करें। इस पे थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटी सी बात इन लोगों ने लिखी है, शायद क्रियाकलाप करके लिखी है। एक टपकता हुआ नल, एक टपकता हुआ एक बूंद नल जो है वो कुछ कितना सा, हाँ कुछ लिखा है, कहीं पे लिखा होगा, छोटे से क्रियाकलाप में लिखा हुआ है, ठीक है ना, शब्दावली में लिखा होगा या क्रियाकलाप में लिखा होगा। आओ कुछ जाने। कितना मिला? हाँ, वो जल में होगा या तो ऐसा बोला गया है कि जो संसाधन है जैसे कि जल है, तो जल का एक टपकता हुआ बूंद बूंद जल भी एक साल में पता नहीं कुछ लिखा हुआ 1700-1800 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक एक बूंदी तो टपक रहा है, कल टैप चेंज कर देंगे, परसों टैप चेंज कर देंगे, साल भर निकल गया टैप चेंज नहीं हुई आपकी। तो आप क्या कर रहे हैं, संसाधनों का दोहन नहीं करके इसका शोषण कर रहे हैं। दोहन करना होता है मतलब यूज करना, शोषण करना होता है लास्ट कगार पे छोड़ना उसको, ठीक है। तो आप संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं इसी तरीके से। अब संरक्षण करने में होता है पुनः यूज करना। पुनः यूज करना मतलब आपने कोई भी, जैसे हम लोग आज फिर से ये हुआ है इंडिया में, आप लोग देख रहे हैं कि पॉलीथीन पर बैन लग गया है। रीयूज साइकिल मतलब जो प्लास्टिक है इस पर क्या हो गया है, फिर से वापस आ गया रीयूज प्लास्टिक, और जो ऐसा प्लास्टिक जो यूज नहीं होता है वो क्या करते हैं, उस पर बैन लग गया है। तो कहने का मतलब क्या था, हम लोग एक पॉलीथीन को यूज करते थे और उसको फेंक देते थे, फिर दूसरी पॉलीथीन लाते थे, भले ही वो पॉलीथीन गंदी ना हुई हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि उस पॉलीथीन का हम यूज कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कई सारी बार कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जैसे कि, हाँ बिल्कुल सही, ऐसी चीजें होती हैं बहुत सारी जिनका आप रीयूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रीयूज नहीं करते हैं। कुछ लोग पैसे वाले होते हैं ज्यादा, उन्होंने तो कपड़े भी 4 बार पहने और फेंक दिए, उनको ये अंदाजा तक नहीं है कि कपड़े जो आप पहन रहे हैं इसके लिए जो प्रोडक्शन होता है वो कितनी मुश्किल से होता है, और ये कपड़े बनने में जो संसाधन यूज होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपने सिर्फ पैसा समझा कि 500 रुपये का है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा 500 रुपये का खरीद लूँगा, लेकिन जो 500 रुपये थे ना, उसमें बहुत सारे लोगों का मेहनत लगी थी, और जो प्रोडक्शन था वो हमारी पृथ्वी को इस तरीके से अगर यूज़ करते रहेंगे हम, जैसे कि आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सुबह उठते हैं, नाइट सूट पहने हुए होते हैं, फिर हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है तो हमारा ट्रैक सूट आ जाता है, फिर वापस आते हैं तो नाश्ता करने के लिए स्पेशल तरीके का कुछ टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें हम नाश्ता करें बैठ के। उसके बाद हमें कहीं बाहर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, हम सूट पहनते हैं, वापस जब आते हैं तो लोअर टी शर्ट में आ जाते हैं, फिर रात को जब सोना होता है फिर नाइट सूट में आ जाते हैं। सोच रहे दिन में कितने कपड़े बदल रहे हैं, पहले के लोगों के पास कितने कपड़े
महिलाओं की अगर बात करें तो घर पे आने के बाद या ऑफिस से जाने के बाद सूट पहनती हैं, पर रात को नाइट सूट पहनती हैं। ठीक है, ऐसा होता है, कुछ घरों में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, संसाधनों का शोषण हो रहा है। आपको इसको बस क्या करना है, चेंज करना है थोड़ा थोड़ा सा। बाकी क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब देखो, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति, जो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है वो मानव द्वारा ही हो रही है। एक बात बताओ, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा आपसे, एक क्वेश्चन बताओ, अगर कोई कोमा में चला गया मानव है, वो आपके लिए संसाधन होगा? डॉक्टर के लिए हो सकता है, डॉक्टर के लिए आर्थिक रूप से संसाधन हो सकता है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कोमा में चला गया, डॉक्टर ने कहा घर पे रखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और पता लगा 4, 5, 6 साल हो गए हैं, घर वाले भी परेशान हो गए पूरी तरीके से। क्योंकि क्या है, कोमा वाले पर्सन को आप लोग जानते हैं ना, तो वो सुन तो सकता है, लेकिन ना ही तो वो बोल सकता है, ना ही वो कह सकता है। तो हर एक काम उसका कहाँ पे करना पड़ता है, उसके ही बेड पे करना पड़ता है। तो वो एक संसाधन रहेगा या नहीं? संसाधन, कोई भी इंसान हमारे महत्व पे डिपेंड तो करता था, वो मैंने बोला था, लेकिन वो चलता फिरता इंसान जिसका एक्सीडेंट हो गया और आपको पता है ये हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, तो आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कोई बीमार पड़ जाता है तो घर वाले भी कहते हैं कि ऊपर वाला इसकी सुन ले और इसको भी मतलब उठा ले, ठीक है, हाँ, मुक्ति प्रदान करे। पता नहीं इसने कितने कष्ट करे हैं, पाप करे हैं, जो दुनिया में इतना कुछ झेल रहा है। ऐसी बातें हम लोग बोलते हैं। तो वो जो कोमा में गया हुआ इंसान है वो संसाधन नहीं रहता, क्योंकि वो किसी की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, किसी की भी आवश्यकता को वो पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो एक संसाधन नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुई बातें। यहाँ पे कुछ सही गलत और आई थिंक वो भी दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो उपयोगिता, मूल और मात्रा नहीं करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर का उपचार जिसे भी करेंगे तो मतलब वो एक मानव निर्मित संसाधन होगा औषधियों द्वारा। कथन पूरा कीजिए, लिखा हुआ है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, सीमित भंडार होते हैं। क्लियर हुई बात है, ठीक है भाई। ये हाँ, रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, मोती मानस क्या बोलते हैं, पानी गए ना उबरे, मोती मानस सून। ठीक है, थोड़ा तो हमें भी खराब, ठीक है भाई। यहाँ से वो दोहा जो लिखा हुआ है वो सिर्फ यही है कि पानी का भी उपयोग आप देख रहे हैं बहुत सारी जगह पे किया जा रहा है, लेकिन सब जगह पे अर्थ भी अलग होता है, महत्व भी अलग होता है। ठीक है ना, महत्व भी अलग होता है, अलग मतलब भी अलग होता है। अगर इस छोटे से दोहे से आप लोग समझना चाहें तो इतनी बात समझ सकते हैं, जब भी आप संसाधन किसी भी आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं तो आप ये दोहा डाल सकते हैं वहाँ पे बीच में, क्योंकि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि पानी का महत्व देखिए कितना अलग अलग है। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? पानी के महत्व को दिखाना चाह रहे हैं और इसकी आवश्यकता को बताना चाह रहे हैं कि हर इंसान की लाइफ में पानी की आवश्यकता अलग अलग है। ठीक है, तो वो दोहा वहाँ पे उस तरीके से डाल सकते हैं। क्लियर हुई बात है? चलिए, हाँ जाना है, हाँ जा, ठीक। कितने लोगों ने हमारे साथ 7th क्लास के एनसीईआरटी को कवर अप किया है? ये 7th क्लास की एनसीईआरटी 4 पेज में पूरी मिल जाए तो ठीक रहेगा। टोटल 4 पेज, इससे ज़्यादा एक भी पेज इधर से नहीं उधर होगा। ठीक है, और एक एक वर्ड समझ में आएगा। 4 पेज का मतलब वो भी नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल पूरी कॉपी का 60 पेज का 4 पेज में महीने में लिखूँगा, ऐसा नहीं है। 4 पेज का मतलब होगा कुछ इस तरीके से। बस इसको अभी आधा घंटा है, 4 टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं इसके, और जो बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी जिसमें एक तरीके का रिवीजन होगा आपका, ये आज हम कंप्लीट करेंगे 4 टॉपिक को। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। ये सबको समझ आया? इसको मिटा दें। ये आप लोगों ने लिखा है, देखो अगर लिखा होगा तो ये पूरा संसाधन टॉपिक है। कितनी जगह में आया है? आई थिंक आपके 5 से 6 पेज में आया होगा, लगभग 6 पेज में आया होगा, है ना? तो हाँ, मतलब थोड़ी सी जगह में
आ गया है कुछ लोग का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको मैं रिलीज करती हूँ। और आगे चलते हैं हम लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी में 4 से 5 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद 4 से 5 जो कल बचेंगे वो करेंगे। ग्रीन वाले मार्कर में कुछ तो है। पानी चाहिए होगा। हाँ, पानी वानी पी लो, उसके बाद आधे घंटे के बाद ही रुकेंगे। हाँ, 4 टॉपिक आधे घंटे में मैं कवर अप कराऊंगी। थोड़ा सा भरोसा रखो और हिम्मत बनाए रखो। शिवांशी, तुम्हारे मोबाइल में स्टोरेज है? ये 4 टॉपिक जो आधे घंटे की वीडियो बन सकती है या बीच में आके बैठ लो? एक चीज़ याद रखना, अभ्युदय नहीं आना चाहिए कहीं से भी, क्योंकि हमें अपनी पहचान के लिए अभ्युदय की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम अपनी पहचान ऐसे ही बना। ठीक है शिवांशी, ध्यान रखना, अभ्युदय नहीं आना चाहिए कहीं से भी। देखिए, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं 7th क्लास का। फटाफट से begin। अब कोई भी बोलेगा नहीं, हम 7th क्लास के एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक 1 मिनट रुक जाए, जरा थोड़ा सा रुके, इसमें थोड़ा हम इंक डाल लें ताकि ये लास्ट तक चलता रहे। ये थैला हटा दो। किसी के पास कोई संसाधन है जो इसको खोल सके? हम पेन के नुक लाओ, टूटेगा तो तुम्हारा है भाई, मेरा नहीं है। देखो, सेफ्टी पिन से भी खुल जाता है। 1 मिनट रुको। हाँ, हो गया। एक मिनट के लिए इसको रोक दो, आ जाने दो सभी को। 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। टॉपिक को ऐसे ही डालते चलें। ठीक है, टॉपिक को सीधी सही डालते चलेंगे। इधर अपना जो भी पढ़ा था इसमें वो हम करते चलेंगे। पर्यावरण हमने पढ़ा, परिप्लस अपना जो भी हमारा आसपास का एरिया है, तुम स्टार्ट कर सकते हो। पर्यावरण, तो पर्यावरण में हमने 4 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, और तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा बनता है क्या? जैवमंडल। जिस तरीके से समझाई थी चीजें आई थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, स्थलमंडल क्या होता है और जैवमंडल क्या होता है। तीनों जहां मिल जाते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? जैवमंडल बन जाता है। तो वायुमंडल, वायु की जो मोटी परत हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाई जाती है, या पतली परत बोलते हैं हम उसे, तो वो हमारा क्या है? वायुमंडल है। जलमंडल मतलब पृथ्वी पर जितना भी जल है, जो 1/3 है पृथ्वी पर, वो जल की मात्रा हमारा जलमंडल कहलाता है। इसमें लवड़ियाँ और आलवड़ियाँ हैं और बहुत सारी स्थलाकृति हमें देखने को मिलती हैं जल। उसके बाद स्थलमंडल, स्थलमंडल के रूप में हम पृथ्वी के भूभाग, जो बड़े बड़े भूभाग हैं, उनको पढ़ते हैं, जिसमें हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं। और 7 महाद्वीप का अध्ययन हमने अच्छे से किया था, जिसमें हमने पढ़ा था एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी
अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उसके बाद हमारा अंटार्कटिका। ये हमारे पास क्या थे, स्थल मंडल थे। जैव मंडल की अगर हम बात करें तो तीनों जगह पर मिल जाएंगे, तीनों जगह पर मिल जाएंगे, उसे हम इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं, जहाँ पर जीव निवास करते हैं। कौन, हम जैसे जो जीवधारी हैं ये निवास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। ये हमने पर्यावरण में पढ़ा। एक चीज हमने पढ़ी थी, एक पॉइंट शब्दावली आप याद रखने की, क्या शब्दावली पढ़ी थी, शब्दावली इधर लिख देते हैं और शब्दावली जो भी सब्जेक्ट के हैं लिख देते हैं। शब्दावली, एक शब्दावली थी पारितंत्र, पारितंत्र, ठीक है। पारितंत्र क्या था, पारितंत्र क्या था, फटाफट से बोलो। इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे से अगर हम बात करें तो पारितंत्र ऐसा तंत्र होता है जो बस जो भी मनुष्य हैं वो अंतः क्रिया करते हैं और बाहर के पर्यावरण के साथ भी क्रिया करते हैं, उसी को हम पारितंत्र बोलते हैं। क्लियर हुई बात। पारितंत्र के साथ साथ हमने एक शब्दावली पढ़ी थी, वस्तु विनिमय पद्धति। क्या पढ़ा था, वस्तु विनिमय पद्धति। ये वस्तु विनिमय पद्धति जो हमने पढ़ा था ये मानव पर्यावरण के साथ में पढ़ा था। मानव पर्यावरण, मानव पर्यावरण क्या होता है, जो भी मानव अपने आसपास जैसे समुदाय होते हैं, ठीक है ना, धर्म होता है, जाति होता है, ये सब क्या है, मानव के बनाए हुए पर्यावरण है, ये मानव पर्यावरण है। मानव पर्यावरण के अंदर हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या था, एक ऐसी पद्धति थी जिसमें हम आर्थिक रूप से पैसा नहीं देते हैं, वस्तु से ही वस्तु को खरीद लेते हैं। लाइक एक वस्तु को देंगे, मतलब मैंने कहा मेरे से ये ले लो आप और मुझे डस्टर दे दो, तो दैट मीन्स क्या है, मैंने मार्कर दिया और उनसे डस्टर ले लिया, ये था वस्तु विनिमय पद्धति। ये हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, ये हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, जो कि सबको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे से रिवाइज हो रहा होगा। दूसरे चैप्टर की अगर बात करते हैं, सेकंड चैप्टर जो हमारे पास था पृथ्वी के अंदर, आई थिंक, हाँ पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर। तो एक बात बताइए, जो पृथ्वी के अंदर है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हो रही थी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हम देखेंगे तो हमने पढ़ा भूगर्भटी, भूगर्भटी, ठीक है, भूगर्भटी। उसके साथ हमने पढ़ा भाई क्या, मेंटल, हमने पढ़ा फ्लोड, हमने पढ़ा फ्लोड। भूगर्भटी क्या थी भाई, मतलब भूमि के भूतल के ऊपर एक पतली भूमि की परत को हम भूपर्पटी बोल रहे थे। और भूपर्पटी के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था महाद्वीप, महाद्वीप, एक हमने पढ़ा था महासागर, महासागर। अब ये जो भूपर्पटी थी, ये टोटल भूपर्पटी जो थी 35 किलोमीटर की थी, लेकिन हमने यहाँ पे बताया था महासागर की ये भूपर्पटी 5 किलोमीटर की होती है, 5 किलोमीटर की होती है, जबकि यहाँ पर 35 किलोमीटर की होती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चित्र बनाया था लाइक दिस, जैसे पठार हो गया, ये पर्वत हो गए, उसके बाद धीरे धीरे ये समतल मैदान हो गया, फिर ये पर्वत हो गया, उसके बाद ऐसे देखेंगे और हमारा ये ऐसे करके यहाँ पर हमारा सागर हो जाता है, सागर हो जाता है। अब ये जो सागर है, महाद्वीप, ये बेसिन ये कहलाएगा। तो यहाँ की इन्होंने ऊंचाई बताई थी कितनी, 5 किलोमीटर, और यहाँ पे जो सबसे अधिक ऊंचाई को इन्होंने बताई थी कितनी, 35 किलोमीटर तक हो सकती है, मतलब समुद्री बेसिन से। ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं मेंटल, और इन दोनों को इन्होंने बताया था कि किस चीज से बने हुए हैं। तो ये बताया था ऊपर वाला सियाल, सियाल, दूसरा बना था सीमा। मैंने बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एनसीईआरटी में बोली गई है, जबकि मेंटल को बोला जाता है सीमा। मेंटल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था कि मेंटल किससे बना है, और मेंटल की इन्होंने जो लंबाई चौड़ाई बताई थी वो थी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कुछ कुछ याद आ रहा होगा। क्रोड की त्रिज्या बताई थी इन्होंने, त्रिज्या, और त्रिज्या की बात की थी कितनी है भाई, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, त्रिज्या की बात की थी 3500 किलोमीटर। और त्रिज्या को बोला था कि त्रिज्या जो है वो निफे से बनी है, निफे, किससे बनी है, निफे से बनी है। ये बात इन्होंने की थी। ये हमारा क्या हो गया भाई, पृथ्वी के अंदर की बात हो गई। इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट थी, बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वाला नहीं था। इसमें हमने पढ़ा शेल, शेल क्या होते हैं, इसी में पढ़ा था, हाँ ठीक है, वेरी गुड, इसी में हमने पढ़ा था शेल। तो शेल हमारे पास 3 प्रकार के थे। एक तो क्या था, आग्नेय, आग्नेय पढ़ा हमने। दूसरा हमने क्या पढ़ा था भाई, अपसादी, अपसादी, और हमने पढ़ा कायांतरित, 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 ठीक है। अब अग्नि शेल जो थे, अग्नि शेल ही लावा से बन रहे थे, लावा से बन रहे थे। अपसादी शेल जो थे हमारे वो मतलब अपरदन और अपक्षय के निक्षेपण से बन रहे थे। तो अपरदन
दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी इसमें, जैसे कि हमने अग्नि शैल में पढ़ा था अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, दोनों में लिख देती हूँ। अंतर्वेदी एंड बहिर्वेदी। देखो लावा, जो गर्म लावा जब पृथ्वी पर आता है किसी एक प्रॉपर, अगर हम बात करें तो कहीं से दरार पड़ने के कारण, तो ये दरारें कैसे पड़ती हैं, जैसे कि हमारा भूकंप आ गया तब ये दरार पड़ सकती है, भूस्खलन कहीं पर हो गया तो ये दरार पड़ सकती है, जब प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तो दरार पड़ सकती है। तो यहाँ पर अंतर्वेदी जो शैल बन रहे थे, जैसे कि पृथ्वी के अंदर ही कहीं पर बड़ी दरार, चौड़ी दरार देखने को मिल जाती है, जैसे पृथ्वी है, मान लेते हैं पृथ्वी है, यहाँ से लावा का उद्गार शुरू हुआ, ये गर्म मैग्मा है, यहाँ पर है मैग्मा है, उद्गार शुरू हुआ, यहाँ पे एक मोटी सी ऐसे करके इसको क्या मिली, एक तरीके से दरार मिली, तो ये मैग्मा गर्म है और लावा मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, उसके बाद इधर मिल गई उसको तो इसमें भर जाएगा, और जो भी बचा है वो ऊपर आएगा, और ऊपर आने के बाद ये यहाँ पर इस तरीके से शो होता है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको लावा बोलते हैं। अंदर क्या था, ये मैग्मा, मैग्मा गर्म मैग्मा जब अंदर ही ठंडा होता है, और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद ठंडा होता है, तो ये बड़े बड़े सिल्ट का निर्माण करता है। किससे निर्माण होता है, सिल्ट का निर्माण होता है, और ये सिल्ट क्या होते हैं, पत्थर, जिन पे आप सिलवट्टा वगैरह यूज़ करते हैं, वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर, और अगर हम बाहर की बात करें, बाहर जब भूमि पे आने के बाद ये ठंडा होता है, तो ये बहुत ही तेज़ी से ठंडा हो जाता है, और तेज़ी से ठंडा होने के बाद ये महीन महीन कणों में टूट जाता है, इससे बलुआ पत्थर वगैरह भी का निर्माण होता है। उसके बाद हमने देखा कायांतरित, अग्नि सेल और अपसादी सेल को अधिक ताप और दाब देने के बाद ये कायांतरित बनती है। तो इसमें हमने देखा था कि हमारा चूना पत्थर को हम अधिक ताप और दाब दे देते हैं तो वो संगमरमर बन जाता है। कोयला को अगर हम अधिक ताप और दाब दे देंगे तो वो क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। आप लोगों पर अधिक ताप और दाब लगाएंगे तो आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये आपका है, ठीक है ना। उसके अलावा हम देखते हैं जो जितना ज़्यादा तपेगा वो उतना ज़्यादा निखरेगा, ये बात बिल्कुल सही होती है। आप खेत के भुट्टे को लेके आओ, 10 रुपये किलो बिकता है, सबको पता है 10 रुपये किलो बिकता है। उसके बाद उसी भुट्टे की बात करें, 10 रुपये किलो जो आपको मिला है, 4 से 5 या 6 भुट्टे आप ही चढ़ते हैं, ठीक है। पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं हम, जो भी अंग्रेज है वो समझेंगे। पॉपकॉर्न जो लगता है जिसपे, वो इस तरीके का आप लोग देखेंगे उस पर लगे हुए होते हैं। अब इसको जब भून लिया जाता है, भूनने के बाद ये 10 रुपये का एक बिकता है, कई जगह पे 20 रुपये का एक भी मिलता है। उसको भून लिया, ताप देगा। अब उसको ताप का मतलब क्या है, उसके दानों को छुटा के धूप में सुखाया, एक बार वहाँ ताप दिया और फिर रेत में भून दिया, वो पॉपकॉर्न बन गई। और वो 100 रुपये का डब्बा मिलता है जब आप मूवी देखने जा रहे होते हैं। हाँ, ज़्यादा क्या मिलता है? अच्छा, तो पॉपकॉर्न कभी लेना पसंद नहीं करा तो पता नहीं भाई। अभी ये क्या है ना, जब मूवी देखने के लिए लोग चाहिए ना साथ में कोई, अब वो दिक्कत होती है ना, वो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। भाई आपको पता है, देखो ये एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हुए, मिलिए सर कितने का मिल रहा है, कितने का मिलता है भाई? तो कहने का मतलब 200 कुछ का मिलता है, चलो ठीक है। अगली बार से जाओ तो किसी दूसरी जगह सस्ते जगह ले जाना, सस्ता मिलता हो तो इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत है ना। तो अब सुनो, अब ये देखो, जितना ज़्यादा किसी को तपाओगे, कहने का मतलब है उतना ज़्यादा उसका रेट बढ़ता है, उसका मूल्य बढ़ता है, ठीक है ना भाई। तो ये कायांतरित शैल होगी। शैलों के बाद हमने जो पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ी थी हमने इसमें, शैल चक्र। एक चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी, शैल चक्र। शब्दावली में देखेंगे शैल चक्र। तो शैलों का चक्र ही क्या कहला रहा था, शैल चक्र कहला रहा था। कहने का मतलब एक तरीके से हम देखें तो अग्नेय शैल क्या बन जाती थी, कायांतरित बन जाएगी। अपसादी भी कायांतरित बन जाएगी, लेकिन अग्नेय शैल अपसादी भी बन सकती है। यही चक्र हमारा क्या कहला रहा था, शैल चक्र कहला रहा था। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन था, तो समझने की जब बात आएगी तो कोई भी पदार्थ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी उत्पत्ति और उसका अंतिम जहाँ पे मतलब पॉइंट है, वही हमारा चक्रण कहलाता है। इसी तरीके से जीवन चक्र जब हम पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल बायो में सेम चीज़ होती है। टिड्डे ने घास को खाया, टिड्डे ने, और टिड्डे को खाया, फिर वो धीरे धीरे खरगोश और उसके बाद शेर चीता आकर के, और रुकते कहाँ पर है, घास पे, पर्यावरण पे आकर रुकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, एक साइकिल चल रही है एक तरीके से, वो इसी तरीके से ही चलती रहेगी। तो ये था हमारे पास सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, और थर्ड चैप्टर का नाम क्या था, हमारी बदलती पृथ्वी। हाँ लेकिन लिमिट से भी अधिक अगर आप ताप और दाब लगा देंगे तो वो फिर से अवसाद बन जाएंगे, टूट फूट जाएंगे।
मैग्मा बन जाएगा। और मैग्मा भी बन जाता है, कई बार अवसाद भी बनता है। दोनों तरीके की शैल बन सकती हैं, अग्नि भी बन सकती है और अवसादी भी बन सकती हैं। अब हमारी बदलती पृथ्वी में हमने बात की थी, ठीक, बाद में डिस्कस कर लिया। हमारी बदलती पृथ्वी में हमने बात की थी प्लेटों की। किसकी बात की थी? प्लेट, जो कि क्या हो रही है भाई, आप प्लेटों की अगर हम बात करें, जो भी हम जहाँ पे भी रह रहे हैं ये प्लेटों पे रह रहे हैं, ठीक है ना। प्लेटें क्या है, बहुत ही धीमी गति से, मतलब गतिमान है, बहुत ही धीमी गति से क्या कर रही हैं, गतिमान है, घूम रही हैं। क्यों घूमती हैं? नीचे पिघला हुआ मैग्मा है और मैग्मा के कारण ये जो प्लेटें हैं ये गति करती हैं। मैग्मा गर्म है, कोई भी चीज़ गर्म है तो वो क्या होती है, गतिमान होती है। और गर्म होने के चक्कर में हमारे जो प्लेट्स हैं ऊपर, जो महाद्वीप प्लेट हैं, वो धीरे में क्या करती हैं, गति करती हैं। और ये गति जो है, पृथ्वी की गतियाँ, ये डिपेंड करती हैं किस पर? बलों पर। और कौन कौन से बल हैं? इसमें दो बल की बात की गई थी, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गति, ठीक है, किस पर डिपेंड कर रही है? बल पर। और ये कौन कौन से बल हैं अगर हम देखें तो दो तरीके के बल थे। एक तो कौन सा था? एंड्रोजन और एक्सोजेनिक। अंतर्जात बल, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे क्या? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल, ठीक है। अंतर्जनित और बाह्यजनित। बाह्यजनित लिख लीजिए, कोई बात नहीं, बाह्यजनित, ठीक, बाह्यजनित। तो अंतर्जनित और बाह्यजनित ये दो बल थे हमारे पास। अंतर्जनित बल कौन सा होता है? अंतर्जनित बल कौन सा होता है भाई? किससे मिला है? सारनी सक्सेना आई तो है, शालिनी सक्सेना। हाँ, क्या हो गया? मतलब कंप्लीट हो गया उतना ही, कोई बात नहीं, उतना ही रहेंगे, इट्स ओके, ठीक है। हाँ तो लिसन, डिस्टर्ब नहीं होना है, इधर बात सुनो। अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, इसमें हमने दो तरीके की चीजें देखी थी। अंतर्जनित बल में हमने क्या देखा था? कुछ ऐसी क्रियाएं जो अंतर्जनित बल के कारण होती हैं। वो कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी का होना, भूस्खलन का होना या सुनामी का आना, ये सब किसके कारण होता है? अंतर्जनित बल के कारण होता है। हम बाह्यजनित बल की जो बात करते हैं तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये किसके कारण होगा? बाह्यजनित। इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आ रही है, ठीक है। उसके अलावा हमारा भूस्खलन, सुनामी वैसे बाहर की बात है, भूस्खलन, ओह नो, ये कब हुआ? ये छूटता ही नहीं है, मेरे एक दुपट्टे पे भी लग गया है, वो भी नहीं छूटता। ये क्या है? भूस्खलन। तो ये सब अंतर्जनित बल के कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम बाह्यजनित बल की बात करें तो बाह्यजनित बल में क्या क्या होता है? अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सारे किसके द्वारा होंगे? बाह्यजनित बल के द्वारा। बाह्यजनित बल कौन लगा रहा होता है? जैसे कि पृथ्वी पर अगर जो बाह्यजनित बल की हम बात करते हैं तो वायु, मतलब हवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, और पानी, इसके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण हो रहा होता है। लगातार अपर्दन और निक्षेपण हो रहा है हमारी पृथ्वी पर, और ये किसके कारण हो रहा है? बाह्यजनित बल के कारण हो रहा है। ये हमारी बदलती पृथ्वी में हम लोगों ने फिर सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने देखा नदी का कारण, सुनामी हमारा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो ये अंतर्जनित बल नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो अंतर्जनित और बाह्यजनित बल से कोई मतलब नहीं उसका, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। नदी के कारण, नदी के कारण आप लोग जरा ध्यान से याद करिएगा, ठीक है, ध्यान से याद करिए। नदी के क्या क्या कार्य थे? सबसे पहले
थी, क्या बन रही थी, वितरिकाएं बन रही थी। तो वितरिका का निर्माण हुआ था, और वितरिका के बाद जो निर्माण हुआ था वो हुआ था डेल्टा। किसका निर्माण हुआ था, डेल्टा। तो ये थे हमारे पास किसके कार्य, नदी के कार्य। क्या हो गया है, एक दो चीजें इसमें रह गई हैं, जैसे कि चाप झील के बाद अगर हम वितरिका से पहले की बात करें तो बाढ़ग्रस्त मैदान का भी जो निर्माण कर रही थी वो भी नदी कर रही थी, और तटबंध भी नदी के किनारे ही बनाए जा रहे थे, तो ये नदी का कार्य हो गया। उसके बाद देखें समुद्र तरंगों के कार्य, समुद्र तरंगों के कार्य की अगर हम बात करें तो समुद्र की तरंगें क्या कार्य कर रही थी, तटों पर जो भी शैल थे उनको उनमें एक दरार बना रही थी। सबसे पहले क्या बना रही थी, दरार, और दरार के बाद जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, समुद्री गुफा। क्या बोल रहे थे हम उसको, समुद्री गुफा। और उसके बाद क्या बन रहा था, हाँ वही समुद्री गुफा। और ये समुद्री गुफा के बाद में मेहराब बन रही थी। क्या बन रही थी, मेहराब बन रही थी, मेहराब बन रही थी। और मेहराब के बाद क्या बन रहे थे भाई, स्लेट बन जा रहे थे। क्या बन रहे थे, स्लेट, स्लेट बन रहे थे, और स्लेट बन रहे थे। और स्लेट के बाद में अगर हम बात करें तो क्या बन रहा था, अरे तो इसके बाद बनेगा ना, स्लेट के बाद में समुद्री भंगरू बनेगा, जो मतलब शैल के ऊंचे ऊंचे जो मतलब समुद्र के किनारे तट होते हैं उनको हम समुद्री भंगरू, भंगरू पता नहीं क्या, आई डोंट नो दैट क्या लिखा हुआ, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ कुछ है अजीब सा है, भंगू, हाँ ठीक है, समुद्री ठीक है कुछ है। उसके बाद जो बन रहा था हमारे पास समुद्री पुलीन। क्या बन रहा था, समुद्री पुलीन, ठीक है, पुलिन था ये, पुलीन नहीं था, छोटी की मात्रा थी, समुद्री पुलिन। समुद्री पुलिन क्या है, ये समुद्र के किनारे जो तट होते हैं जिसमें हम समुद्री पुलिन की बात कर सकते हैं। तो समुद्र के किनारे जो तट बाढ़ग्रस्त मैदान बन रहे थे हमारे, कहाँ पे, नदी के किनारे। अब समुद्री लहरें भी तो कोई मतलब मैदान बनाएंगे ना, तो उन जो मैदान बन रहे हैं वो बालू के मैदान होते हैं, पूरी तरीके से रेत के मैदान होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, समुद्री पुलिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, समुद्री पुलिन बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद हम आगे चलते हैं और भी चीज़ों के काम बताएं। हिमनद के कार्य, हिमनद के क्या कार्य हैं, अगर हम हिमनद के कार्य की बात करते हैं, हिमनद के बारे में सब लोग समझ गए होंगे। ये गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं और निक्षेप जो छोड़ती हैं उसको हम हिमनद, हिमोड़ बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये गहरे गर्तों का, गहरे गर्तों का निर्माण, क्योंकि जो भी नदी अगर हम देख रहे हैं हिमानी है, हिमानी से आ रही है, तो वो गहरे गर्तों का निर्माण कर रही थी। हमने लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ पढ़ी थी। हमने एक हिमानी नदी का नाम पढ़ा था, क्या नाम था, गैग्री, ठीक है, क्या नाम था, गैग्री, याद रखा था। तो गहरे गर्तों का निर्माण करती है। उसके बाद जो ये निक्षेपण लेके आते हैं, निक्षेप, उनसे जो निर्माण होता है वो किसका होता है, हिमनद, हिमोड़ बोलते हैं उसे, हिमनद, हिमोड़, हिमनद, हिमोड़, ठीक है। ये हिमानी का जो हिमनद होती है उनके कार्य थे। उसके बाद पवन के कार्य बचे हैं, एक लास्ट हमारे पास पवन के कार्य, पवन के। तो एक बात बताइए, पवन के क्या क्या कार्य थे। एक तो ये छत्रक शैल बना रहे थे। कैसे शैल बना रहे थे, छत्रक शैल। तो सबसे पहले ये छत्रक शैल बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बालू का टिब्बा, बालू का टिब्बा, टिब्बा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो लोयस, ये चीन में बताया था। चीन में अधिकतर लोयस के मैदान देखने को मिलते हैं। और लोयस क्या था, जब पवन अपने साथ कुछ बालू उड़ा के ले जाती है, और बालू में अगर हम बात करें रेत स्पेशली, और रेत उड़ा के ले जाती है, और उसके बाद
इस पवन की गति धीमी हो जाती है और ये सारे रेत का निक्षेप एक ही जगह पे कर देती है, तो छोटे छोटे ऐसी पहाड़ियां बनी हुई दिखाई देती हैं, उसको हम बालू टिप्पा बोलते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि पवन की गति तेज होने के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी पवन सारी जगह पे गिराती हुई जाती है और लॉन्ग दूरी तक उस पवन को मतलब रेत को लेके जाती है। तो वो जो मैदान बनते हैं वो लोयस के मैदान बनते हैं। रेत के मैदानों को इन्होंने किसका नाम दिया है? लोयस के मैदानों का नाम दिया। बात क्लियर हो पा रही है? ये थर्ड वाला हमारा चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ, ठीक है। थर्ड चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ, ये इतनी जगह में आप लोग लिख लेंगे, बस इतना ही है। उसके बाद हमने बात की है वायु, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर ये है वायु, ठीक है। वायु में हमने देखा कुछ हम लोगों ने गैसों की बात की थी। सबसे पहले कुछ गैसों की बात की है, जिसमें हमने बात की है नाइट्रोजन की, जिसमें हमने बात की है ऑक्सीजन की, जिसमें हमने बात की है CO2 की, ठीक है। और कुछ अन्य गैस की भी बात की, अन्य गैस। उसके बाद इन सबके उपयोग की बात की है। उपयोग, तो उपयोग क्यों क्या है याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नाइट्रोजन का उपयोग क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन का उपयोग क्या था, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या था। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है जो हमारे पृथ्वी पर हम देखते हैं कि जो भी गैसों का समान वितरण है वो बनाए रखती है। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हम ऑक्सीजन जिससे ले रहे हैं पेड़ पौधों से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो ये क्या है? समान, मतलब एक तरीके का समान वितरण है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या उपयोग है इसके? हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे उपयोग बताए थे। नाइट्रोजन का उपयोग बताया था। नाइट्रोजन क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं वायुमंडल से। मिट्टी में मिले हुए कुछ ऐसे जीवाश्म जो क्या करते हैं, या फिर हम बात करें पौधों के, जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट को किसमें चेंज करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, और उसके बाद ये पौधों के लिए क्या हो जाती है? उपयोगी हो जाती है। तो ये उपयोग हमने थोड़े थोड़े पढ़े थे। उसके बाद वायुमंडल की संरचना पढ़ी थी। वायुमंडल की संरचना जरा ध्यान से देखना। वायुमंडल की जो संरचना पढ़ी थी हम लोगों ने, इसमें सबसे नीचे हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जितने भी पॉइंट नोट करने लायक है वो सारे मैं लिख दूंगी। क्षोभ मंडल के ऊपर हमने पढ़ा संताप मंडल। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य मंडल। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो तो बाह्य मंडल, और फिर हमने पढ़ा बाह्य मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सब कुछ, मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल। घटनाएं कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल। संताप मंडल की जब हम बात करते हैं तो ओजोन परत जो है वो संताप मंडल में है। ओजोन परत और वायुयान, मतलब वायुयान के लिए भी क्या है? उपयोगी होता है वायुयान। नहीं लिख लो, काफी, ठीक। उसके बाद अगर हम मध्य मंडल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट? हाँ तुम सोचो। तब तक हम इसकी 13 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर, यहाँ पे 80 किलोमीटर, उसके बाद यहाँ पे 400 किलोमीटर, ये इनकी ऊंचाइयाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब मध्य मंडल की हम लोगों ने बात की थी, तो मध्य मंडल में उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का पिंड मध्य मंडल में आने के बाद जल जाते हैं, ठीक है। उल्का जो होते हैं वैसे उल्का बोलेंगे, और उल्का पिंड तो पृथ्वी पर गिरने के बाद उनको पिंड बोला जाता है। पहले उनको क्या बोला जाता है? उल्का बोला जाता है। तो उल्का इस परत में आने के बाद क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। उल्का जल जाते हैं। बाह्य मंडल की अगर हम बात करें तो इसी की एक परत है आयन मंडल, और आयन मंडल में हम क्या बात करते हैं? रेडियो संचार जो तरंगें होती हैं वो परावर्तित होती हैं। तो रेडियो संचार तरंगें आप लोग आगे लिख लेंगे परावर्तित, ठीक है। बाह्य मंडल की अगर हम बात करें तो सभी हल्की गैसें यही मिलेगी, ठीक है ना। ये हल्की गैसें कहाँ होंगी? यही होती है, सबसे हल्की गैसें ऊपर मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो बस इतनी ही नोट करनी थी। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हमारी बचपन वाली चीज़ें हैं, उनको आपको नोट करते हुए नहीं चलना है। चलिए आगे आ जाइए। इसी में बात हुई थी मौसम और जलवायु की। मौसम एक पॉइंट पे डालेंगे,
मौसम एंड जलवायु। हाँ जैसे ये जो आपने लोएस लिखा है, हाँ। ये स्पेशली चाइना में ही होते हैं? नहीं नहीं, बहुत सारी जगह ऐसा बोला भी था कि अधिकतर लोएस के मैदान चाइना में देखने को मिलते हैं, मतलब चाइना का अधिकतर एरिया लोएस के मैदान है। रण ऑफ कच्छ, कच्छ तो दलदल है। रेगिस्तान जो है ऊपर वाला थोड़ा सा एरिया आता है, उत्तरी वाला, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, अभी तक तो नहीं पढ़ा गया कि लोएस मिलता है अपने इंडिया में। लोएस अपने इंडिया में तो नहीं मिलता है कहीं पे, ठीक है। बहुत बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे लोएस के मैदान देखने को मिलते हैं। और चाइना का तो स्पेशली बात NCERT ने ही की है, बाकी चाइना में ऐसा नहीं है पूरा चाइना लोएस है या चाइना में ही मिलते हैं। चाइना में बहुत अधिक मैदान मिल जाते हैं, सिर्फ इतनी बात है, ठीक। इंडिया में हमने नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं आया दिमाग में, मतलब दिमाग में पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। मौसम की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने को हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। वायुमंडल में मतलब वायुमंडल में दिन एंड प्रतिदिन परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। और एक लंबी अवधि में परिवर्तन जो होगा वायुमंडल में, उसमें हम क्या बोलेंगे? जलवायु बोलेंगे। ये लिख दीजिए आप लोग, सिंपल सी बात, लंबी अवधि। अब तो ये क्या हो जाएगी? हमारी जलवायु हो जाएगी लंबी अवधि में जो भी परिवर्तन होगा। वायुदाब की बात हुई है और पवन की बात हुई है इसी में, ठीक है। पॉइंट्स तो देखना पड़ेंगे क्या क्या। वायुदाब, तो वायुदाब क्या था भाई? वायुदाब। और बात हुई है हमारी पवन, ठीक है। वायुदाब क्या होता है? तो वायु के द्वारा लगाया गया फोर्स या बल हमारा क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। वायु के द्वारा लगाया गया बल हमारा क्या कहलाता है? वायुदाब। वायु द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा? वायुदाब कहलाएगा। ये क्या लगा है क्या कहलाएगा भाई? वायुदाब कहलाएगा। अब वायुदाब हमें बहुत सारी चीजें थी उसमें लिखी हुई, हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चारों तरफ से लगता है, ठीक है ना। वायुदाब की अगर हम बात करें तो ऊंचाई पर जाने पर, छोटी सी बात और लिख लेंगे, ऊंचाई पर जाने पर ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर ये क्या होगा? अंदर जाने पर ये क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा। ये बात लिखनी है। पवन की अगर हम बात करें तो पवन क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो चलती है उन्हें हम पवन बोलते हैं। तो ऐसी वायु जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? पवन बोलेंगे। इतनी सी बात थी, कुछ नहीं। तो पवनों में एक चीज और पढ़ी हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा तापमान क्या होता है और आर्द्रता क्या होती है। ध्यान से समझे, थोड़ी दो ही बातें रह गई है बस। आर्द्रता के बारे में समझ रहे हैं? आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता की अगर हम बात करें और उसके बाद हम तापमान की बात करें, तापमान, उसके बाद एक और चीज थी सूर्यदत्त। ये कुछ और पॉइंट है, ये आप लोग देख लीजिए प्लीज। देखिए आर्द्रता क्या होती है, तो आर्द्रता की बात अगर हम करें तो पवन में या हम बात करें वायु में जल की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। वायु में जल की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? वायु में जल की मात्रा, बस छोटा छोटा ही लिखना है। वायु में जल की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? आर्द्रता बोलेंगे। अधिक आर्द्रता होती है तो दिन बहुत ही आर्द्र होते हैं, और अगर कम आर्द्रता होती है तो दिन बहुत शुष्क होते हैं। इन सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तापमान क्या होता है? तो मौसमों में या दिन या रात में शीत और मतलब ग्रीष्म, शीतलन एंड गर्म, इन दोनों का जो मेजरमेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं। कभी तापमान गिर गया है हम बोलते हैं, कभी तापमान क्या है? उठ गया है। हम लोग कभी बोलते हैं तापमान क्या हो गया? 0 डिग्री से भी नीचे चला गया, माइनस में तापमान चल रहा है आजकल। पीलीभीत में ऐसा देखने को कभी नहीं मिलने वाला है, ऐसा मैं सोच चल रहा है। अभी तो गर्मी चल रही है, तो ऐसा तापमान क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, ये तापमान होता है। शीतलन और हम बात करें ग्रीष्म की, दोनों को जोड़ करके हम तापमान की बात करते हैं। सूर्यताप, तो सूर्यताप क्या है? सूर्य से आने वाली ऊष्मा
सूर्य तब होते हैं। बात क्लियर हो पा रही है? ये हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, बस इतना ही था। ठीक, बाकी का हाँ लोग थक गए हैं तो इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बाकी के टॉपिक हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये काफ़ी था आज के लिए। अगर ये सब आप लोगों ने छापा है, नहीं भी छापा है तो इसका एक फ़ोटो ले लेना भाई, इसको घर जाके छापना है। इसमें आप लोग कुछ ऐड चीज़ें हो सकती हैं मिलेंगी, वरना मैं आपको ये रफ पेज जो मैंने तैयार किया था पॉइंट वाइज वाला मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट तो भाई देखना ही पड़ता है, इतने सारे टॉपिक हो गए, इसमें पॉइंट क्या क्या आ रहा है, तो पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है वैसे, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। अदरवाइज इसमें कुछ नया मिल जाएगा तो वो आप देख लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इसमें समझाई है उसमें नहीं। शेल जो होती है, शेल मतलब लाइक एक चट्टान, ठीक है, और इन्हीं के अंदर खनिज होते हैं। तो शेल एक मतलब ऐसा पार्ट है जिसके अंदर खनिज मतलब आपको खनिज मिलेंगे, लेकिन खनिजों से शेल का कोई मतलब नहीं है कि खनिजों में शेल मिलेगा, शेलों में खनिज अनिश्चित होता है। ये शैलों का अलग होगा और खनिजों का अलग होगा, क्योंकि शैल खनिजों से कहीं पुरानी होती है, ठीक है। जैसे कि अपसादी शैल की हम जब बात करते हैं तो जीवाश्म ईंधन अपसादी शैलों में पाया जाता है। ये जीवाश्म की हम जब बात करेंगे सिर्फ अपसादी में पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। वैसे वो पाए क्यों जाते हैं, वो पाए क्यों जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला अवसाद, जगह जगह से मतलब छोटे छोटे पत्थर कंकड़ इस तरीके की चीज़ें इकट्ठी हुई होंगी, बालू मिट्टी कई बार, उसके बाद साथ साथ पानी भी कई बार जमा हुआ होगा। तो वो सब चीज़ें जब इकट्ठा हो रही है तो कहने का मतलब कभी किसी का कंकाल आ गया, कभी कोई पेड़ पौधे की लकड़ी आ गई, कुछ आ गई, वो सब क्या हो जाती है, जमती चली जाती है, एक दूसरे के ऊपर जमती चली जाती है और बालू की परत आती चली जाती है। तो ये जो बन रहा है ये अपसादी शैल होती है। ये जो अपसादी शैल बन रही है, जो भी चीज़ इसमें मतलब दफन हो गई एक तरीके से बात करें तो यही बनता है एक टाइम के बाद, एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद जीवाश्म ईंधन, जिसको हम तेल बोलते हैं। अलग अलग तरीके से निकलता है, कैसे निकलती है, प्राकृतिक गैस निकलती है, उसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। LPG यूज़ करते हैं हम, ये क्या होता है, प्राकृतिक गैस एक तरीके की। तो ये सबका टाइम अलग अलग होगा, ठीक। जो तुमने बोला रासायनिक क्रिया भी सबके अलग, ठीक है। बाकी किसी का कोई डाउट होता ही नहीं है। अच्छा हाँ N2 भी हम लेते हैं, मैं बताती हूँ। कुछ ऑक्सीजन के साथ में हमारी N2 भी अंदर जाती है और फेफड़ों में राउंड लगा करके बाहर आ जाती है। उसको लगता है अंदर कोई काम है नहीं, तो वहाँ तक तो जाती है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, बाहर आ जाती है। फेफड़ों में बहुत सारी बार नहीं, हर बार ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी लेते हैं हम लोग। लेकिन नाइट्रोजन एक तरीके से अगर हम बोलें कि नाइट्रोजन के बिना हमारा जीवन नहीं है तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन नहीं है, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाइट्रोजन हम लेते हैं, लेकिन फेफड़ों तक वो घूम करके वापस हमारा जब हम रिलीज कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी के साथ में नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑक्सीजन हमने ली थी, एब्जॉर्ब क्या किया था, ऑक्सीजन को रिलीज किसको किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन नाइट्रोजन जैसा हम लेके जाते हैं वैसे ही हम नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की अधिकता तो है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों में नाइट्रोजन का यूज़ होता है। मानव जीवन में अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें मानव से ही रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन सांस लेने के थ्रू हम बोलेंगे तो नाइट्रोजन को लेके जाते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। बाकी कोई नहीं, नो वन। तो आज का सेशन यहीं तक रोकते हैं भाई। बाकी के जो 6 चैप्टर हमारे रह गए हैं वो ऐसे ही आधे घंटे में और कंप्लीट करेंगे, और हम नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है 8th क्लास, इससे रिलेटेड आप लोग को कल या परसों से हो सकता है प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, 2 या 3 जो भी मिलेंगे उसको आपको आंसर राइटिंग करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे को आता नहीं है तो मैं लिखूँ क्या, जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में उससे रिलेटेड 4 बातें लिखने की कोशिश करो, लेकिन लिखने की कोशिश आपको करना है। आप करेंगे नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दिन तो शुरुआत करनी पड़ेगी, एक दिन तो करनी ही पड़ेगी ना शुरुआत। तो वो शुरुआत क्यों राबी से कर ली जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आज ही से करेंगे शुरुआत। तो 2 या 3 दिन में जैसे ही आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं खोज लूँ, ढूंढ लूँ, टाइम लगता है, आपको मिल जाएंगे, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा। फिर हम साथ साथ में 8th और ये जो 6 टॉपिक बचे इसमें से जो भी जैसा भी ठीक लगेगा आधे घंटे में 1 घंटे में निपटा करके, और आगे हम लोग 8th पे चल ही रहे हैं। 8th के बाद में 9th से हम लोग एडिशनल बुक ऐड करेंगे, ठीक है ना। 8th जो है मीन्स से रिलेटेड है, तो एडिशनल बुक्स जो होती हैं वो मीन्स मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती हैं, वो एडिशनल बुक्स जो होती हैं वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होती हैं। मतलब कहने का मतलब प्री कम मीन्स सभी के लिए होती है। तो क्या है, जो ये 8th क्लास की NCERT है ये प्रॉपर तरीके से मेंस के लिए है। शायद आपको 2 से